Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on magnetism and matter. Okay, आज हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे जितना हो सकेगा इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम हिस्टेरेसिस कर्व और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायापेरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे. ठीक है, आज हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और देखेंगे. अर्थ मैग्नेटिज्म तो यहीं पे ख़त्म, यही है बस अर्थ मैग्नेटिज्म. देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में समझा दिया था कि अर्थ मैग्नेटिज्म में दो चीज़ें हैं. ओके, एक तो है जियोग्राफिकल पोल, ये ओके सॉरी जियोग्राफिकल पोल, ये हमारे नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल और साउथ जियोग्राफिकल पोल, और साउथ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और इसके बीच में एक एंगल होता है, वो कितना है 11.4 डिग्री का. ओके, और ऐसे ही जैसे इक्वेटर लाइन है, जियोग्राफिकल इक्वेटर लाइन है, वैसे ही हमने एक मैग्नेटिक इक्वेटर माना है अर्थ का. ओके, सेम चीज़ पे, मतलब जिससे नॉर्थ और साउथ लाइन की ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी. दीज वर द बेसिक थिंग्स. ओके, नाउ यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म में समझने के लिए. आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा इफ़ यू हैव थ्री थिंग्स, 1, 2 एंड द थर्ड थिंग है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो वो इसमें डिस्कशन हो जाता है उसका डिप में. ओके, हाँ, तो हम बात करेंगे आज इन दो चीज़ों की और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, which is due to the motion of earth, okay, orientation of the earth around its own axis. okay, now start करते हैं हम एंगल ऑफ डिप. व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके, जैसे ये डी है, एक्सेलरेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको अपन लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इसको देखो जरा, एंगल ऑफ डिप को या इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं. यदि मैं एक ऐसा कॉम्पास लूँ, ठीक है, कॉम्पास आपको पता है, ठीक है, जो हम जनरली लेते हैं, वो हमारा पास जो होता है जनरली वो होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्पास. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पास. क्यों? क्योंकि उसमें आपको केवल और केवल वो दिखाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस ये नहीं बताएगा कि उसमें थोड़ा सा डिक्लिनेशन है या नहीं है, क्योंकि थर्ड एक्सिस भी है ना, वहाँ पे थर्ड एक्सिस नहीं है हमारे पास, केवल दो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई. ओके, बेसिकली उस कॉम्पास को जो हमारे पास कॉम्पास होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पास. क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल कॉम्पास, क्योंकि इसमें जेड एक्सिस, ये वाला एक्सिस नहीं होता, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं. ओके, सो हमें एक ऐसा कॉम्पास चाहिए जो हो डिप, जिसको हम बोलते हैं डिप कॉम्पास. कॉम्पास क्या बोलते हैं उसको? डिप कॉम्पास. ओके, होता क्या है वो? कुछ नहीं है, एक अर्थ के गोल होगा, एकदम गोल होगा, उसमें एक नीडल लगी होगी. ओके, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होगी जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में रोटेट, अपना फ्रीली रोटेट कर सकती है, ऐसे, ठीक, ऐसे टूं ऐसे रोटेट कर सकती है. ओके, सो नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस नीडल हमेशा वो वहीं रुकेगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी वो अपने आप ही ऐसे. ओके, इस तरफ है, बस रुक गई अपना, ऐसे इस तरीके से अलाइन हो जाएगी. ओके, क्लियर है ना? ये चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? इमेजिनेशन आ रही है? ओके, अब देखो, जनरली हम बात करें, यदि मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा, क्योंकि टिपिकल होता है जनरली आपको लिए बहुत ज़्यादा. वो जो फिगर दे रखी है ना, 3D फिगर, हाँ, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है जो NCERT की बुक में देते हैं. मैं आपको इजी करता हूँ. देखो, जैसे मान लिया नीडल इस डायरेक्शन में रुक गई, ऐसे रुक गई. ओके, ऐसे रुक गई, ठीक. ओके, अब देखो, यदि उसका जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल जिस डायरेक्शन में भी है वो दिखा रही है, उसको नहीं देखते हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. ओके, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम खड़े होंगे जहाँ पे, तो अर्थ नीचे की तरफ दिखेगी, नीचे की तरफ. ओके, तो ऐसे इसको हमने मान लिया अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो नीडल है वो कहाँ रुकेगी? जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रही हो, जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रही हो, उस डायरेक्शन में जाके खुद ही रुक जाएगी.
यही नीडल की प्रॉपर्टी होती है। और हम बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में नीडल रुकी है उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है। ओके, अब देख पा रहे हो कि यदि ऐसा है तो यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं, कुछ भी एंगल, इसको आई बोल दिया एंगल को। तो ऑब्वियसली बात है ये बी नेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट आएगा बी नेट कॉस आई, और यहाँ पे क्या आएगा बी नेट साइन आई। आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई। बी क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट्स फैक्टर शुड बी लाइक दिस कॉस एंड साइन। ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। इन्हीं को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बस यही तो है, काम खत्म, काम खत्म। आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, खत्म होगी फील्ड। हाँ जी, यही फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ से देखो, यदि आप कि बी वी कम्स इक्वल टू बी नेट साइन आई और बी एच कम्स इक्वल टू बी नेट कॉस आई, डिवाइडेड both things. Okay, what is this? What is this? This is b vertical upon b horizontal. ये cancel out, sin opposed cons. It will be tan i. This is the formula. इससे यहाँ से एक चीज़ हो रही है, बी वी कम्स इक्वल टू बी एच tan i. इसको रट लो, इनको रट लो, इनको रट लो, काम खत्म। अर्थ मैग्नेटिक बहुत आसान समझ आ जाएगी। समझ में आई क्या? इजी थी, इजी थी, इजी थी, ठीक है, आसान है ना, आसान है ना। देखो बहुत आसान है, आप लोग बस एक तरीके से ध्यान रखो कि आप पढ़ क्या रहे हो बस, ठीक है, आसान थी। ये है एंगल ऑफ डिप, और इसी में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड देख ली। यहीं से क्वेश्चन हल्का हल्का बनेगा जो हम करेंगे कल को, ठीक है, कल को करेंगे, कल को या परसों को करेंगे, ठीक है। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन बनते हैं, बस इन्हीं फॉर्मूले बनते हैं। कुछ हैं क्या फॉर्मूले? ये तो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो। फैक्टर, वेक्टर के फैक्टर करना तो आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ा। कुछ है नहीं, लेकिन बुक में इस तरीके से दिखाते हैं इस चीज़ को कि बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि क्या यार क्या है ये, नहीं समझ में आता। ईजी था मैं लिखा इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओ। उतार लो इसको, हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको भी समझाना है, डिक्लिनेशन को। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आया? नाउ लेट्स गेट टू नो द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, एक काम करो, अर्थ है कोई, अर्थ है, मुझे ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है, इस पे मुझे पता करना है कि द एंगल, देखो मैंने डेफिनेशन क्या दी हुई है कि द एंगल एट एनी पॉइंट, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल प्लेन टू द मैग्नेटिक प्लेन। मैग्नेटिक प्लेन और ज्योग्राफिक प्लेन दोनों के बीच में जो एंगल होगा एट सम पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ओके, वही होगा आपका क्या बोले इसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो मैं आपको सही से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो टू डिफिकल्ट है। क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे प्लेन लेंगे जो इससे भी जाता हो और इससे भी जाता हो, इस तरीके से लेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी क्या हो क्या रहा है, लेकिन बहुत आसान है। जस्ट देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल नहीं बन रहा, सॉरी, ठीक है, इसमें नहीं बन पा रहा सही से, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये कोई पॉइंट है, इससे मुझे बताना है कि ज्योग्राफिक पोल, सॉरी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, ये हमारा ज्योग्राफिकल हो गया और ये पेपर हो गया हमारा किसका वाला, मैग्नेटिक पोल का। ओके, ये पेपर हमने मान लिया कि ये मैग्नेटिक पोल की उससे जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, और ये जा रहा है हमारा किससे, ज्योग्राफिकल पोल से। दो प्लेन है यहाँ पे, ओके, एक ऐसे ज्योग्राफिक पोल से ऐसे गया सूं और प्लेन से चला गया, ठीक है। उसी के पास से हमारा एक मैग्नेटिक पोल का गया, वहाँ से चला गया। ओके, अब जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, इसको बोला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके,
बेसिकली यदि मैं 2D फिगर में आपको क्लियरली समझाना चाहूँ, ठीक है, 2D फिगर में क्लियरली समझाना चाहूँ, यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। कुछ ना करो, यहाँ पे आप ये ड्रॉ करो। ओके ओके, अब ये सेंटर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, अब ये जो है, जो पॉइंट है, इसका जो सेंटर है उससे एंगल देख लो। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, ओके, तो इससे एक लाइन ड्रॉ करो अर्थ से, ओके, उसके अराउंड एक सर्किल, ओके, और सॉरी आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, इसके सेंटर से ये, दिस इज द थिंग, दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, जैसे कि कहीं पे भी लो, ये देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा। ओके, ये सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके जस्ट यहाँ पे ले लो लाइन और इसको मिला दो इससे। क्लियर है? मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता करना है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन करना है पता। ओके, उसको रैंडमली पॉइंट लो, ये लो, ओके, ये ले लिया मैंने पॉइंट। ओके, इसको मिलाओ अर्थ के जियोग्राफिक पोल लाइन से। ओके, इससे मिला दिया, जो ये पॉइंट आया, इसको और उसके नियर बाई जो पोल है मैग्नेटिक पोल, जैसे यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेटिक, तो उससे मिला दो, एंगल जो बन रहा है वो है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सिंपल है, कोई आपको इसका फॉर्मूला नहीं है आपके सिलेबस में, इसका फॉर्मूला कोई सिलेबस में नहीं है, इसका जस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, थियोरेटिकल पार्ट है ये, कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिलेगा और ना ही मिलेगा मींस नीट वगैरह में। ओके, जस्ट ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कहाँ से होगा, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे करने का है। कोई भी पॉइंट है, ये लो पॉइंट, इसको मिलाया और लो ठोक दिया, तो एंगल ऑफ, ओके, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की सबसे वैल्यू कम क्या होगी, 11.4। जब सेंटर के पॉइंट की बात करेंगे, हम इक्वेटर पे बात करेंगे, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा, 11.4। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट सेंटर एट इक्वेटर लाइन विल बी 11.4। और यदि हम पोल्स पे बात करें तो पोल्स पे कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 90। देखो यार, ये रहा था, ये कितना है, 90, यही तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एट पोल्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 और एट इक्वेटर लाइन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.4। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 90 और मिनिमम 11.4। अच्छा, इसकी बात करूँ एंगल ऑफ डिप की, एंगल ऑफ डिप की बात करूँ तो बताओ क्या होगा। एंगल ऑफ डिप एट द हॉरिजॉन्टल और एट द इक्वेटर्स, इन चीज़ों को याद कर लो, यही की क्वेश्चन पूछ सकते बस आपसे कि एट द इक्वेटर्स एंगल ऑफ डिप होता है आपका 0 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, ठीक। और यदि मैं बात करने लग जाऊं एट पोल्स, ग्राफिकल पोल की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है, और सॉरी इसके लिए तो मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा हूं, इसके लिए जियोग्राफिक पोल की बात थी। ये हम कहाँ पे गए थे, जियोग्राफिक पोल पे, ओके। इसके लिए हम मैग्नेटिक पोल पे तो जाएंगे, वहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 90 है, बट मिनिमम वैल्यू 0 है। इसकी मिनिमम वैल्यू 11.4 है, उससे कम नहीं होगी इसकी वैल्यू। ओके, आसान थे, क्लियर थे, ठीक है। तो यही है आपके अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसके लिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे खुद ही कन्फ्यूज़न रहते हैं। कुछ नहीं है, कितना आसान था कि नहीं था, कुछ था क्या, नहीं यार, मतलब ऐसे कोई डिप है, ओके, यहाँ पे ऐसे रुक गई हमारी मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ टू साउथ कैसे भी रुक गई, ओके। उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, है ना, अर्थ की जो साउथ टू नॉर्थ है, ओके। तो उसकी डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली, क्लियर। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिख रही है सरफेस के पैरेलल, तो ये एंगल ये बना, ये कितना है हमारा एंगल ऑफ डिप, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल आई है, तो ये हो जाएगा ये कंपोनेंट बी कॉस आई। दैट इज, कुछ है क्या यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यही थी आपकी अर्थ मैग्नेटिज्म, टोटल सारा का सारा कंसेप्ट ही खत्म, ओके।
अब देखो दो चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मैटर की। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, ठीक है। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से देयर आर थ्री मैटर्स, थ्री टाइप्स ऑफ मैटर्स। ओके, हमारे तीन टाइप में डिवाइड किया है, एक डाया, एक पैरा, ओके, और एक है फेरो। ओके, तीन टाइप में हैं। अब डाया क्या है, पैरा क्या है, फेरो क्या है, इनको पढ़ने से पहले आप दो चीज़ पढ़ लो, फिर से दो चीज़ पढ़ लो। पहली चीज़ है मैग्नेटाइजेशन, ओके, पहला है मैग्नेटाइजेशन, और दूसरी चीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, पहली क्या है मैग्नेटाइजेशन, दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। ओके, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, बस जो मैंने बोल दिया उसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये जो कंफ्यूजिंग चीज़ है ये दोनों, जी हाँ बहुत बहुत ज़्यादा, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी लगेगी आपको। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि आपको क्या कंफ्यूजिंग लगता है क्या नहीं लगता। ओके, लिटरली बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनते जाओ उसको, कान खोलो एकदम, कान एकदम साफ होने चाहिए। और बेहतर होगा कि फॉर बेटर वॉइस क्लियरेंस प्लीज़ अप्लाई ईयरफोन्स। ओके, नाउ लेट्स सी, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बनते है ना। मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। ओके, मैग्नेटाइजेशन क्या है, देखो जब भी हम किसी मटेरियल की बात करें, ओके, पहली बात तो ये बता दूं, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मेटल की, और ये एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। समझोगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी मटेरियल है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा मटेरियल है ये। ओके, जस्ट हम देख रहा हूँ मैं इनको, क्या है, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालता हूँ, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया इसको। ओके, मैग्नेटाइजेशन के लिए तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ आ जाएंगी, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ आ जाएंगी। क्लियर है। ओके ओके, अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई क्यों, वाई इट कम्स। ओके, वाई इट कम्स, वाई इट कम्स, तो ध्यान से सुनो इसके लिए क्या हुआ। देखो आपका जो एटम है, ओके, जो एटम है जिसमें न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन हम यदि बोहर की थ्योरी को एकदम करेक्ट मान ले, एक्चुअली वी नो द बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट। ओके, बोहर्स एटम थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट, बट ओके ठीक है मान लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डीप में जाओ तो लगता है कि हाँ है, ऊपर से देखें तो इट्स जस्ट लाइक ए सर्कुलर पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई। ओके, तो यदि हम बोले बोहर की थ्योरी सही है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियाई के अराउंड, न्यूक्लियाई के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके ओके, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और इट इज मूविंग। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, करंट कम्स इनटू द पिक्चर। हाँ, ये हमने डेरिवेशन पिछले चैप्टर में किया हुआ भी है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यू कैन वॉच दैट लेक्चर। ओके, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व किया तो करंट ऐसे आई, करंट ऐसे आई। ओके, नाउ करंट आ रही है, और एक छोटी सी एरिया में है तो एक सर्कुलर लूप टाइप का बनेगा, एंड इफ देयर इज अ सर्कुलर लूप देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सर्कुलर लूप इज बिहेव लाइक अ डाइपोल, so dipole has dipole moment. Okay, so this atom, all atom कोई भी एटम हो दुनिया का, एटम हैज डाइपोल मोमेंट। क्लियर बात, एटम हैज डाइपोल मोमेंट। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके, डाइपोल है, एवरी एटम हैज डाइपोल मोमेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस मेटल के अंदर या इस प्लेट के अंदर देयर आर
बिलियंस ऑफ एटम्स, ओके, जिनके इलेक्ट्रॉन कुछ कैसे घूम रहे हैं, कुछ कैसा घूम रहा है, किसी का ऐसा घूम रहा है ना, किसी का ऐसा ऐसे घूम रहा है, किसी का थोड़ा सा एंगल टू 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 टू, है ना। सब एटम्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व करने की, हाँ या ना, टू 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 टू, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। यदि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है तो कुछ एंटी होंगे एक दूसरे के, ऑब्वियसली बात है ना, प्रोबेबिलिटी पूरी वन है सबके कि हर डायरेक्शन का एंटी डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होगी। तो वहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट I/A जो था, ओके, वो कितना रहेगा, जीरो, ओके, जीरो रहेगा until or unless I introduce a net magnetic field, until or unless I introduce a net magnetic field. What happen when I introduce a net magnetic field in a material, okay, ओके, क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड यदि मैंने दे दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि इन डाइपोल्स पे जो एटम है वो एक डाइपोल है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये फोर्स जो इस पे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ओके, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मजबूर करेगा, फोर्स करेगा कि टू कम अलाइन विथ मी इन माई डायरेक्शन, ओके, मेरे डायरेक्शन में आ जाओ। वो डिपेंड करेगा आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ें अलग है, ओके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा उसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट इनसाइड द मेटल प्लेट, ओके। अब देखो, एक तो एटम होने वाला नहीं है वहाँ पे, एक के साथ साथ कई सारे एटम्स अलाइन होंगे एक लाइन में, ओके, और देयर विल बी अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। अब मैग्नेटाइजेशन सुन लो क्या हुआ, सर इतनी बकवास करी, 2 लाइन लिख दी बस, है, मैग्नेटाइजेशन M विल बी द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विद पर यूनिट वॉल्यूम, net magnetic dipole moment will be equal to magnetization is equal to the net dipole moment upon volume. Is it as simple as कि रोटी तोड़ो खाना खाओ, इतना सिंपल है कि भाई। अच्छा रुको, एक चीज़ याद करो, याद है कि नहीं है, क्या लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला, कहाँ से लिखा, जल्दी बताओ। सर जी मैंने आपको कैपेसिटेंस पढ़ाया था, कैपेसिटेंस के पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, कैपिटल P इक्वल टू P0 अपॉन वॉल्यूम, याद है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद है कि नहीं, कैपेसिटेंस का नहीं याद है तो देखो जाके वीडियो, सेम नहीं है क्या। पोलराइजेशन की जगह मैग्नेटाइजेशन, वहाँ पे पोलराइजेशन वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटाइजेशन। इलेक्ट्राइजेशन अच्छा नहीं लग रहा था वर्ड, तो मेरे ख्याल से पोलराइजेशन वर्ड यूज़ किया होगा उन्होंने, बट मैग्नेटाइजेशन इज क्वाइट मतलब वैल्यूएबल वर्ड है, ओके। सो दैट्स हाउ द मैग्नेटाइजेशन कम इन टू द पिक्चर, ओके, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से यदि आप यूनिट निकालने जाओ तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन की यूनिट आती है एम्पियर पर मीटर, कहोगे, बहुत बढ़िया। चल अब क्या होगा यदि मैं मटेरियल्स की बात करूं, पैरा और फेरो की, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है, एक हमें बेनिफिट मिलता है, ओके। इसको मैं BE बोलता हूँ, ओके, और B इंटरनल प्लस B, नेट मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनती है अंदर। हाँ जी, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिलता है हमें B इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का। एक्सटर्नल जो हमने दी वो तो है ही है, जो एक्सटर्नल दी ना मैंने वो तो है ही है, लेकिन उसमें एक ऐड हो गया हमारा एक फैक्टर छोटा सा BI, हालांकि काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अब समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। और दिस BI हमने देखा कि दिस BI इज इक्वल टू द जीटा
इनटू मैग्नेटाइजेशन। ओह सॉरी हाँ थोड़ा सा मतलब बहक गया था मैं। दिस बी इंटरनल कम्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम, ये आता है म्यू नॉट इंटू एम के। ओके, इसको याद रखना आप लोग, मतलब मैंने तो गड़बड़ कर दी थी, अब मत करना। ओके, इसकी वैल्यू क्या आई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की, जो प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, सो दिस बी आई कम्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम, एंड म्यू नॉट यू नो एवरीथिंग वेरी वेल कि व्हाट इज म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी इन स्पेस। ओके, हम ये मान लेते हैं कि बाहर स्पेस जो नहीं है वो है परमिएबिलिटी, और सॉरी मतलब बाहर स्पेस है। ओके, तभी ये होगा वैल्यू। क्लियर, आसान है। चलिए जरा इस पे मूव ऑन करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। ओके, आप बोल सकते हो, आप इसके डेफिनेशन मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन में बोल सकते हो, यू कैन से दैट कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल when introduced in a uniform magnetic field is known as magnetization। ओके, ये डेफिनेशन हो सकती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं, एच की। व्हाट इज एच? यहीं से देखो, यहीं से ये जो बी है ना, ये बी मैंने बोला कि ये इंटरनल फैक्टर है, आपको पता है, मैंने इंटरनल है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन दिस इज एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब ये है, इसकी डिस्कशन करेंगे हम, बी की जो हमने दिया है। दिस बी इज गिवन। ओके, अब इसकी कोई इंटेंसिटी तो होगी बी की, कुछ नहीं है यार, एक नया फैक्टर बना दिया गया बस एच। ठीक है, ताकि हम इसको भी रिलेट कर सकें। जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिवाइड कर दो म्यू नॉट से, परमिएबिलिटी से, और दैट विल कम इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ बनाई ना, फालतू की नहीं है यार, कुछ चीज़ों को नया और कुछ चीज़ों को रिलेट करने के लिए बनाया गया है। ओके, this is external magnetic field, this which is comes equal to mu naught into h, mu naught into h। क्लियर है? ओके, क्लियर है, आसान था ये तो, बहुत आसान है कि नहीं? ओके, नाउ अपन लोग ये बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट इंटू एम प्लस म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट कॉमन ले लो, एम प्लस एच, म्यू नॉट एम प्लस एच। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी रुक जाओ, अभी थम जाओ, क्योंकि हमने एम और एच में रिलेशन नहीं लिया, अभी एम और एच में रिलेशन लेना है। क्लियर है? क्लियर है? अभी आपको पता चलेगा कि इसकी भी अस्तित्व है इंटेंसिटी का, ऐसे ही नहीं आ गया, या एम ही नहीं आ गया। ओके, आगे करें, चलिए आगे देखते हैं। हमने पाया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम और एच, रिलेशन बिटवीन एम एंड एच। देखो ध्यान से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एच? जरा ये बताओ, जितनी बाहर मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा, दैट मच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैं जितनी बाहर से दूंगा, क्या उतना ही डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बन पाएगा? सोचो, बाहर मैंने 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड दी थी, वो भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मान लो 10 टेस्ला की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर से दी। ओके, तो शायद 10 करोड़ 10 करोड़ एटम मैग्नेटाइज हुए होंगे, हाँ, उनका डाइपोल मोमेंट बना होगा। यदि मैं 5 टेस्ला देता तो क्या होता? मे बी 5 करोड़ बनते, मतलब कम होते, मतलब डाइपोल मोमेंट कम आता। कम मैग्नेटिक फील्ड पे कम डाइपोल मोमेंट बनेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब मोर मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिव्स मोर मैग्नेटाइजेशन। ओके, एक लिमिट तक ही दे सकती है, ऐसा याद रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू लिमिट ही हो सकती है। सारे के सारे आइटम मैग्नेटाइज हो गए, उसके बाद ये बढ़ेगा क्या? नहीं, तब नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये भी याद रखना, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी सुनते जाओ, कहानियाँ हैं, कहानियाँ पूरे लेक्चर में अब कहानियाँ ही हैं। ओके, यहाँ से कुछ नहीं, बस थ्योरी है, जितना थ्योरी बता दे रहा हूँ उससे ही बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कहीं से कभी नहीं आने वाला। आगे आने वाले 10 साल भी मेरे को कोई यदि वीडियो देखेगा वहाँ पे भी यही पड़ेगा बस। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा
उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन। ये जितनी ज़्यादा m उतना बड़ा, या फिर मैं बोलूँ जितना ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन। देखो तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, h के। भाई b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, b इंक्रीज m इंक्रीज, b डिक्रीज m डिक्रीज, और b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, b इंक्रीज h इंक्रीज, b डिक्रीज h डिक्रीज। हाँ या ना? तो हम क्या बोल सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। Zeroth law of thermodynamics, if A and B are in thermal equilibrium with another body C, then A and B both are in thermal equilibrium। एक ये zeroth law of thermodynamics है ना? अरे यार मैथमेटिक्स में भी होता है ना, if A equal to C, B equal to C, then A equal to B। यहाँ पे तो यही करा, B is equal to M, मतलब B is directly proportional to M, B is directly proportional to H, then M is directly proportional to H। ओके, यहाँ से हमने एक इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट और उसको बोला गया हमारा जीटा। ठीक है, M इज इक्वल टू जीटा इंटू एच, M इज इक्वल टू जीटा इंटू एच, और इसको हमने बोला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस जीटा को क्या बोला हमने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? ओके, बहुत बढ़िया। देखो सुनते जाओ, कहानियाँ ही हैं पूरी, अभी जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना सब कहानी है। जितना अच्छा होगा, जितना ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए आपकी। ओके, चाहे कंसंट्रेशन के लिए कुछ भी कर लो, जैसे कि मेरा फंडा होता है, हाँ, आई लिसन सॉन्ग्स। ओके, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कानों में कुछ ना कुछ दे के, गाने सुन के कुछ भी करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ ऐसे, उससे मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई हो जाता है। हाँ, लेकिन ये मेरा फंडा है, आपका फंडा कुछ और भी हो सकता है। कई लोगों के फंडे बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, मैं किसी के फंडे में उंगली नहीं लगा। ओके, नाउ एज वी हैव रिलेशन बिटवीन m and h, that m is equal to zeta into h, so I'll put the value of m here, so I'll get the value of f b net, that will come equal to mu naught into zeta into h plus h। if I take common h, so from here 1 plus zeta into h, this is b net। okay, this is b net। okay, ध्यान दे रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो ना? okay, if there is no medium, there is no medium, there is no medium, then bi 0 होगा। यदि कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब प्लेट रखी ही नहीं थी, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। ओके, ऐसे ऐसे जा रही है। ओके, इन दैट केस आपका जो बी आई होगा वो 0 होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो एट दैट मोमेंट ओके, जो आपका बी होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू एच के। वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू एच के। ओके, क्लियर है? अच्छा, एक काम करते क्या करें सर, एक काम करो, आप एक काम करो। अच्छा, यहाँ से हम इसको एक चीज़ भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि बी म्यू नॉट इंटू एच की जगह बी नॉट लिख सकते हैं हम, ये याद रखना, बी नॉट इंटू 1 प्लस जीटा। ओके, एक काम करो, यहाँ से हम करें कि मैं अपनी जो मेटल प्लेट थी मेरी, ओके, जो मेरी मेटल प्लेट थी, इफ़ आई टेक दैट मेटल प्लेट इन टू द वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर की परमिबिलिटी अलग होगी, वाटर की परमिबिलिटी डिफरेंट होगी, म्यू नॉट तो नहीं होगी, म्यू नॉट तो नहीं होगी। ओके, यदि मैं उस टाइम पे कंपेयर करूं इसको, इस फॉर्मूला को उस टाइम से कंपेयर करूं जब 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 क्या हो, यहाँ पे वाटर की परमिबिलिटी हो और कोई और मीडियम ना हो और कुछ ना हो, तो एट दैट मोमेंट बी की वैल्यू क्या होगी भाई, वाटर का मीडियम इंटू एच, वाटर का परमिबिलिटी, मीडियम की परमिबिलिटी इंटू एच, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? डू कंपेयर दीज थिंग्स,
टू कंपेयर विद दीज टू फॉर्मूलाज। ओके, इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो, हटा दो बीच का। इफ यू डू कंपेयर विद दीज टू फॉर्मूलाज यू विल गेट टू नो दैट कि दिस म्यू एम विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ज़ेटा, 1 प्लस ज़ेटा। इसको काई भी बोलते हैं कुछ लोग, जीटा भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आगे, और म्यू नॉट म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज कम इक्वल टू, और इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रट डालो इस फॉर्मूले को। कैसे किया? हमने इमेजिनेशन की यहाँ पे कि यदि कोई मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, ओके, वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो अदर थिंग, देयर इज़ अ मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी म्यू एम, ओके ओके, और द इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एच, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू एम इंटू एच। इफ आई डू कंपेयर दिस थिंग विद दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड आई विल गेट टू नो दैट कि म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ज़ेटा, एंड आई गेट टू नो कि 1 प्लस ज़ेटा is the formula of mu r, that is relative permeability. This is relative permeability. देखो सब चीज़ें कंपेयर करा दी गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। याद करो पोलराइजेशन में जब हमने क्या नाम कैपेसिटेंस में हमने पोलराइजेशन का करा था हमने, है ना, वहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पढ़ा था। मैंने क्या बोला था उसको? ये ई आर है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, और वहाँ पे भी इसका फॉर्मूला ऐसा ही कुछ आया था, ऐसा ही कुछ आया था ना। याद करो, डेरिवेशन सॉल्व किया था, वहाँ का डेरिवेशन अलग था, यहाँ का डेरिवेशन अलग है। क्लियर है? याद आ गया होगा। सेम चीज़ ही तो है, सेम रिलेशन भी तो है, रिलेशन भी तो सेम है, रिलेशन भी तो सेम है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब आपका इसमें कुछ नहीं बचा। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल। हाँ, इसके आगे आप क्या जो कंडीशन आती है, ये फॉर्मूला रट डालना, ये फॉर्मूला आगे वाला फॉर्मूला वो रट डालना। ओके, अब हटा दूँ मैं। यहाँ से आप एक भी बोल सकते हो कि बी नेट की वैल्यू आती है आपकी म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ओके, बी नेट की वैल्यू है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मेटल, इनसाइड द किसी भी मेटल। ओके, क्लियर? क्लियर? हटा दूँ? चलिए, अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर डेफिनेशन वगैरह नहीं लगाई। जो भी चल रहा है डेफिनेशन के थ्रू ही चल रहा है। ओके, सबका मैं बोलता जा रहा हूँ, जो भी डेफिनेशन है आपको क्या करना है, केवल और केवल उतारना है। ओके, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चलिए आ जाए, फिर से स्टार्ट करें अपना। क्या 3 टाइप का मैटर है आपके पास? डाया, पायरा और फेरो मैग्नेटिक। देखो अब क्या होता है, चीज़ें समझो, तीनों की चीज़ें समझते जाओ। प्रॉपर्टी है इनकी। डाया मैग्नेटिक के बाद बात करते हैं आज हमें, ठीक है। पैरा फेरो की बाद में करते हैं। ओके, मैं फेरो की बाद में करूँगा, पैरा की और डाया की आज ख़त्म करता हूँ इसी लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें फेरो और हिस्टेरेसिस कर्व दोनों हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, और क्यूरीज लॉ वगैरह सब हो जाएगा इसी में, काम खत्म, ठीक है। डाया की बात करें तो डाया क्या है? डाया एक ऐसे मटेरियल है, ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके मैग्नेटाइज नहीं होने वाले। ओके, आप उनको मैग्नेटाइज करना चाहो बट दे आर नॉट गोइंग टू बी गेट मैग्नेटाइज्ड, वे मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ओके, क्यों नहीं होंगे? एक्चुअली में क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लिया के अराउंड। ओके, न्यूक्लियाई के अराउंड। तो मे बी जैसे कि मैं कोई ऐसा ले लूँ, जैसे H2 ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। ओके ओके, सो H2 में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। तो दोनों एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिवॉल्व कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। ओके, तो ये क्या करेंगे, इनका डाइपोल मोमेंट तो बनेगा है, लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, दोनों के डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब किसी एटम का बात करूं तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी बनेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस ये लफड़ा पैदा करता है। ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस भी बोलते हैं कि थोड़ा 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 घूमता रहता है ऐसे जैसे सन घूमता है। ओके, तो इसके घूमने की वजह से, स्पिन की वजह से, इसके स्पिन की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। कुछ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी लगा लो, इसका मोशन हमेशा ऐसा रहेगा, इस न्यूक्लियस का मोशन इस तरीके से रहेगा कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा। हाँ देखो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन के ओके 3 कॉज हैं, देयर आर 3 कॉजेज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देयर आर 3 कॉजेज ऑफ एम मैग्नेटाइजेशन। ओके, पहला कॉज क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके, उसका रिवॉल्यूशन, पहला कारण, ये मेजर कारण है, मेजर रीजन है। ओके, दूसरा क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जस्ट लाइक अर्थ वो स्पिन भी करता है अपनी, ऐसे घूमता घूमता चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता हुआ चल रहा है तो उसका खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। हाँ जी, और ये होता है हमेशा एक्सटर्नल फील्ड का अपोज, एंड इट अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। क्यों, अभी देखेंगे, सुनेंगे ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह से फील्ड जो बन रही है वो हमेशा अपोज क्यों कर रही है, वो भी हम समझेंगे, अभी रुक जाओ। और तीसरी होती है स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। ओके ओके, और ये भी अपोजिंग नेचर होती है, ठीक, अपोजिंग नेचर होता है इसका भी। क्यों होता है एक्चुअली में, आप अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे इंडक्शन का, ओके, नेक्स्ट चैप्टर इंडक्शन का है, एंड वहाँ पे चीज़ समझाई है लेंज ने कि हमें हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी चीज़, यदि कुछ चीज़ अपने आप हो रही है, इफ़ समथिंग इज प्रेजेंट अपने आप खुद से हो गया, ओके, तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी इनर्शिया, वहाँ पे इनर्शिया कंसेप्ट वर्क करेगा, और वो चाहेगा कि ये अपने आप जो पैदा हो रहा है ये खत्म हो जाए तुरंत, बिकॉज इट इज डेवलपिंग अ चेंज एंड नो बडी वॉन्ट्स चेंज इन इट्स सेल्फ। ओके, अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहता। ओके, अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डाली तो उसके अंदर अपने आप डाइपोल मोमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, इट डजंट मैटर। ओके, थोड़ा बहुत तो बनता ही है हर किसी में। ओके, डाइपोल मोमेंट बनेगा। ओके, अब ये डाइपोल मोमेंट अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपने आप से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये तो जादू है ना, फील्ड डालो ज़्यादा फील्ड निकालो, है ना, इधर से फील्ड लगाई उधर से ज़्यादा फील्ड मिल गई। तो ये तो जादू हो गया, ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए था, इट शुडंट बी हैपन, जादू तो नहीं होना चाहिए था। अब क्या करें, ओके ओके ओके, क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे कि जादू बंद हो जाए, ये जादू बंद हो जाए। देखो, जेब में डाला हाथ वो पैसा निकल गया, जेब में डाला हाथ पैसा निकल गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, लेकिन इमेजिन करो तो सब कुछ हो सकता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि अपने आप एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बन जा रही है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज़ अपोजिट, इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ कि भाई अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसको एप्लीकेबल नहीं करती ये चीज़। ओके, उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसको फॉलो करानी है तो क्या कराना पड़ेगा, इनर्शिया आएगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराना है तो ओके, देयर विल बी ए इनर्शिया। ओके, और इनर्शिया के कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी विच ट्राई टू अपोज दिस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, which try to oppose this internal magnetic field. In the dia cases, this internal magnetic field is approximately 0. This internal magnetic field is approximately 0. Okay, and these two things are comes into picture. Okay, but these are
these are opposing in nature because they are going to they are like कि वो अपने कॉज को जिससे वो बने हैं, किससे बने हैं, इससे बने हैं, इसको ही अपोज करेंगे, इसको ही हटाना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक दिस. ओके, ये ऐसा है. अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके, अभी रट डालो इस चीज़ को कि इसकी वजह से निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके अंदर. ठीक है, निगेटिवली मैग्नेटाइज होंगे. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज बी निगेटिवली मैग्नेटाइज व्हेन दे इंसर्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तीनों फैक्टर हर किसी में काम करते हैं. ये तीनों फैक्टर हर किसी में काम करेंगे, डाया, पैरा और फेरो तीनों में. ओके, सो हम बात करेंगे अभी डाया की. सो ध्यान से सुनो अब. कि भैया these metals, oh sorry, materials, these materials are get magnetized or get weakly magnetized or get weakly magnetized in opposite direction when inserted in a external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी लिख दो. ओके ओके, कॉज मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कैसे हो रहा है. ओके ओके ओके. नाउ दूसरी चीज़ देखो कि दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि इनका जो जीटा है ससेप्टिबिलिटी, ओके, वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत छोटा होगा, 10⁻⁸ में होगा, निगेटिव होगा. बट इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे क्योंकि ये मैटर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अभी हम क्यूरी लॉ भी पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तो एप्लीकेबल नहीं है क्यूरी लॉ, पैरा और फेरो में एप्लीकेबल है, तो वहीं पढ़ेंगे हम इसको. ओके, तो जीटा जो होगा वो निगेटिव होगा इनका. ओके, और स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल. ओके, वेरी स्मॉल. मच्छर घूम रहे रात में. तीसरा, ओके, आपको पता है म्यू आर का फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला? 1 + जीटा. ओके, देखो अब ये निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1. म्यू आर फॉर देम इज लेस देन 1 बट स्लाइटली होगा, जरा सा 1 से छोटा होगा, जरा सा. ओके ओके, ये सब चीज़ें इसमें होंगी. ओके, यदि मैं इनको इंट्रोड्यूस करूँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, these materials will move towards low magnetic field, low B. Okay, when inserted in a non-magnetic field. सर कितना टेढ़ा हो गए. ठीक है, when inserted a नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, इधर ज़्यादा और ज़्यादा. तो ये मटेरियल को मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये मटेरियल कम की तरफ भागेंगे, तो कम की तरफ भागेंगे जहाँ वैल्यू कम है. ओके ओके, चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस wants to avoid
those metals, ये those materials when they come in path, ओके देखो ध्यान से सुनो, इसको सुनो, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। ऐसे कोई मेटल रखा हुआ है, ये कोई है, कौन सा मेटल है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेचारी जा रही थी रास्ते में, यहाँ पे गुंडे मिल गए डायमैग्नेटिक के, तो बेचारी ये क्या करेगी? रिपल कर देगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। डायमैग्नेटिक मटेरियल इज गुंडा फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक अ गर्ल्स, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। ओके, और वो बेचारी गुंडों को देख के डर के भाग गई, बक कोई बचाने वाला नहीं है, हमें खुद बचना होगा। ओके, इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, मतलब इसमें अब ज़्यादा वो मत जाओ, जस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, तो अच्छा एग्जाम्पल ही देता हूँ, ऐसा नहीं देता कि भाई गंदा हो, ठीक, लेकिन सुनने लायक एग्जाम्पल है, समझने लायक एग्जाम्पल है, समझने तक की फोकस रखो, उससे आगे मत करो। ओके, सर आप तो नैरो माइंडेड हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवॉइड करेंगे, इनके अंदर से जाना पसंद नहीं करेंगे। वाई बिकॉज इनका जो रास्ता है ना, इट्स जस्ट लाइक, आप समझ लो कि रेजिस्टेंस दे रहा है, हाई रेजिस्टेंस। ओके, और इधर से हल्का रेजिस्टेंस मिल रहा है, लो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इधर से लो रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो करंट वुड लाइक टू गो टू फ्रॉम देयर, यहाँ से जाना नहीं चाहेगी, यहाँ से जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसा होगा, ऐसा होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, मैं हटाऊँ? बहुत बढ़िया, हटा दूँ, चलिए। भूल जरा तू जाने में डूब गई, मुझ में ऐसी क्या खूबी। नेक्स्ट लेक्चर होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हिस्टैरिसीस कर्व पे। हिस्टैरिसीस कर्व में फेरो के साथ ही क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हिस्टैरिसीस कर्व फेरो के लिए ही बना है। हाँ जी, फेरो के लिए ही बना है। ओके ओके, नेक्स्ट हम बनाते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, क्या होता है इनके साथ? जब इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हेन इंसर्टेड इन बी एक्सटर्नल गेट मैग्नेटाइज्ड slightly in same direction, देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, डाया में कंपेयर करो तो डाया में जो डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, वो जीरो था डाइपोल मोमेंट। ड्यू टू दैट देयर वाज नो मैग्नेटाइजेशन। ओके, जो हाईली मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट की वजह से, वही नहीं था वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन था वो कम था। और वो भी क्यों आया? क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन था। ओके, वो भी किसकी वजह से? न्यूक्लियस और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, स्मॉल छोटा। ओके, अब इसकी बात करें तो डायमैग्नेटिक की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। ओके, डाइपोल मोमेंट मिल जाता है हमें, एंड ड्यू टू दैट डाइपोल मोमेंट मिलने की वजह से यहाँ पे स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड होता ही मटेरियल, स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा डीप में नहीं समझाने की जरूरत, अब पता चल गया ना डाया के हिसाब से। डाया को इसलिए थोड़ा सा डीपली समझा दिया। तो यदि इसके जीटा की बात करें, ओके, तो ये जो होगा जीटा, ये होगा लेस देन 1। ओके, इट विल बी लेस देन व्हाट, बट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा होगा, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव होगा। मतलब 1 से छोटा की बात ना कहूँ यदि मैं, तो 1 से छोटा कहना गलत होगा। यहाँ पे मेरे को कहना चाहिए कि स्मॉल होगा। 1 से छोटा कहना गलत है, स्मॉल होगा बट पॉजिटिव होगा। इसके जीटा में और डाया के जीटा में क्या फ़र्क है? दोनों की मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है जीटा का। ओके, द थिंग इज़ दैट कि दोनों में जीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव में फ़र्क है। डाया में जो वैल्यू है जीटा की वो होती है निगेटिव, और यहाँ पे होती है पॉजिटिव, यहाँ पे होती है पॉजिटिव। ओके ओके, अब यदि
परमिएबिलिटी म्यू आर की बात करें तो दे विल बी ग्रेटर देन 1 एज 1 प्लस जीटा, जीटा इज पॉजिटिव, तो 1 प्लस समथिंग विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ओके, स्लाइटली होगा, स्लाइटली। मैं अभी हमेशा स्लाइटली में जी लगा दे रहा था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं लगाया जा रहा हूँ स्लाइटली में। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें जो एटम्स हैं वे अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटाइजेशन है वो थोड़ा बड़ा होगा। ओके, अच्छा होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, अच्छा, ये अवॉइड नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will prefer to move inside the paramagnetic material, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जाना पसंद करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द स्पेस। ओके, स्पेस है तो स्पेस की बजाय इसमें से जाना पसंद करेंगे। ओके, दिस लाइक कि ऐसे जा रही थी, ऐसे तो रास्ता मिला, यहाँ से चली गई, ऐसे। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि हम जा रहे थे, रास्ता टूटा फूटा था, फिर भी जा रहे थे क्योंकि वही रास्ता था। जैसे ही हाईवे आया, कट मारा, हाईवे पे चले गए। ओके, कट मारा, हाईवे पे तो चले गए। ओके, इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, क्लियर है? बहुत आसान। ओके, एक्चुअली मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूरी लॉ अप्लाई होता है। क्यूरी लॉ क्या कहता है, देख लें। क्यूरी लॉ, ओके, हटा दूँ। चलिए, ज़्यादा नहीं, बड़ा सा नहीं है, ज़्यादा छोटा सा ही है। ओके, इसको तो उतार लिया ही होगा। ओके, यहाँ पे क्यूरी लॉ लगता है। क्यूरी लॉ क्या कहता है? क्यूरीज लॉ। क्यूरी एक बहुत तगड़ी और बहुत खतरनाक औरत थी, ठीक है, मेरे ख्याल से फिजिक्स में एट दैट मोमेंट उसके अलावा कोई लेडी थी ही नहीं, ठीक है। क्यूरी और क्यूरी का हस्बैंड भी था, दोनों खतरनाक लोग थे। ओके, खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर। ओके, क्यूरी ने कहा कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है μ0 इंटू एच के, ओके, अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसके मतलब मैग्नेटाइजेशन बेसिकली उसका जो फंडा था, उसका जो मेन मोटो था वो इस पे था, टी पे। किस पे था? टी पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। शी सेड कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल is inversely proportional to the absolute temperature, ओके। चलिए, अब यहाँ से उसने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और कांस्टेंट दे दिया। क्या दे दिया? सी इज अ क्यूरी कांस्टेंट। ओके, सीधी सी बात है, इसके नाम पे है क्यूरी कांस्टेंट। ओके, क्यूरी कांस्टेंट। ओके, ना उसने यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट। ओके, याद रखिएगा, मतलब यदि आप इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन विल डिक्रीज। ओके, मतलब आप यदि किसी मैग्नेट को गर्म कर दो, ये भी चीज़ है, क्यूरी ने बताया था कि कोई बार मैग्नेट है, उसको गर्म कर दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। गर्म कर दो, जाओ आपके घर में बार मैग्नेट पड़ी होगी, उसको जाओ गर्म कर दो, गैस पे रख दो थोड़ी देर के लिए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या तो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या जीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। उसने बोला मैग्नेटाइजेशन जो है ना, मैग्नेटाइजेशन इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इन कैल्विन में टेम्परेचर जो होता है। ओके, 273 प्लस। ओके, तो अभी मच्छर ऐसे आया, मैं डर गया लिटरली थोड़ा सा डरा। तो उसने ये फॉर्मूला दिया। अब जैसे हम यहाँ पे m है, तो m का फॉर्मूला हम जो जानते हैं,
क्या है, मेरे ख्याल से जीटा इंटू एच है, सी म्यू नॉट इंटू एच अपॉन टी, म्यू नॉट सॉरी एच से एड करेगा। यहाँ से एक रिलेशन दिया उसने, जीटा इज इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी, जीटा इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि जीटा डिक्रीज करेगा व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि इफ़ आई डिक्रीज द टेम्परेचर, मैं यदि किसी मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊँ तो एट दैट टाइम वहाँ पे जीटा बढ़ता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, बट अप टू अ ऑप्टिमम वैल्यू, अप टू अ सैचुरेशन कंडीशन। ओके भाई, सारे के सारे मैग्नेटाइज हो गए, सारे एटम मैग्नेटाइज हो गए हैं, जितने भी होने थे सारे के सारे हो गए, उससे ज़्यादा मैग्नेटाइज होंगे क्या? नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ। उस टाइम पे ना तो जीटा इंक्रीज होगा और ना ही एम इंक्रीज होगा, क्योंकि अब तो सब हो चुके हैं, ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंच गया है एम की। ओके, तो उसको हमने बोल दिया सैचुरेशन कंडीशन। ओके, एट दैट टेम्परेचर। ओके, हटाओ। ओके, डाया भी खत्म। लेक्चर लंबा हो गया है, दोनों लेक्चर आज मैंने एक दिन में ही शूट किए हुए हैं, दोनों लेक्चर। एक तो 53 मिनट्स का था, एक ये कितने का मिनट का बना है। एट सम टेम्परेचर द क्यूरीज लॉ is not applicable, okay, that condition is known as saturation। okay, that condition क्या कहलाती है? saturation, and that temperature is called as TC। okay, ये क्या कहलाएगा? टेम्परेचर एट दैट मोमेंट, टेम्परेचर विल बी क्यूरीज टेम्परेचर, TC, उसको हम क्या बोलेंगे? TC। ओके, उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी, जो सॉरी इंक्रीज नहीं होगी। ओके, एट दैट टाइम जो आपका जीटा है वो बिकम कांस्टेंट। ओके, और जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो ऑल्सो बिकम कांस्टेंट। ओके, सो दीज वर द थिंग्स फ्रॉम द मटेरियल्स। ओके, यहाँ से हमने पता चला कि डायमैग्नेटिक डाया क्यों है, पैरामैग्नेटिक पैरा क्यों है। अभी हम समझेंगे फेरो क्यों है। वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे डोमेन का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, वहाँ पे डोमेन्स बनते हैं अपने अपने। ओके, और डोमेन्स लाइक कि राजा, ओके, किंगडम्स, बड़ी बड़ी किंगडम, जस्ट लाइक अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, एक रशिया हो गया, चाइना हो गया। चाइना डोमिनेट करना चाहता है तो वहीं से वर्ड आता है डोमेन, जो डोमिनेट करता है। ओके, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ा कंट्री है। इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो वो पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहा था, तो एट दैट टाइम ही वॉज अ डोमेन। ओके, फ्रांस हो गया, ऐसे ऐसी कंट्रीज। अपना इंडिया का क्या है, इंडिया तो हम तो भाई सीधे साधे लोग हैं ना, बहुत प्यारे लोग हैं हम। ओके, सो ओके, ठीक है, अच्छे लोग हैं हम सबसे अच्छे लोग हैं। ठीक है, वी आर द मोस्ट लाइकली पर्सन। ओके, दुनिया में कहीं पे भी जाओ इज्जत बहुत है, हमारी बहुत इज्जत है। ठीक है, तो अब बी प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके, बी प्राउड। ओके, सो ये करते हैं, कल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फेरस। ओके, फेरस पढ़ेंगे, हिस्टेसिस पढ़ेंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम बोर्ड के क्वेश्चन उठाएंगे। इसके बोर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।